नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज सैनी अभ्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनमें साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो मैं इसी संदर्भ में आज मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं ले रहा हूं, जो कि मैं आपको एक विशेष शैली में पढ़ाऊंगा जो आज तक आपने पढ़ी नहीं होगी और आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा। दोस्तों, तो आइए अपन चलते हैं इसी बिंदु पे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं। तो अगर अपन बात करें कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो दोस्तों सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती है, परंतु लोगों को 8 से 10 परिभाषाओं से ज्यादा याद नहीं हो पाती है, या 20 परिभाषाएं मान लीजिए कोई रट सकता है। परंतु मैं आपसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूं, तो आपको इसी क्लास में मैं 15 परिभाषाएं याद करा दूंगा। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत अपन सबसे पहले चलते हैं और अपन विद्वान का नाम लेते हैं साहब स्किनर। अब देखिए, आप स्किनर जो विद्वान है, इनकी मैं आपको 6 परिभाषाएं केवल कुछ चित्र के माध्यम से याद करा दूंगा। तो अपन सबसे पहले स्किनर की परिभाषा लेते हैं, जिसमें आप देखोगे कि यहां एक मटकी है। क्या है? मटकी। और इस मटकी के पास में एक महिला का हाथ है। अब ये हाथ क्या कर रहा है दोस्तों? इस मटकी को पकड़ने की क्या कर रहा? कोशिश। क्या कर रहा? कोशिश। तो कोशिश, कोई भी काम अपन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? सीखना। क्या कहते हैं? सीखना। आज मान लीजिए कि अगर आप कुछ टॉपिक को लेके कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। वैसे ये क्या कर रहा है? इस मटकी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो सीखना ही क्या है? सीखना ही अधिगम। सीखना ही क्या है? अधिगम। तो देखो, स्किनर की नंबर 1 परिभाषा क्या होगी कि सीखना ही अधिगम है। क्या है? सीखना ही अधिगम है। अब देखिए, आपको मैं वापस समझा दूं। ये महिला इस मटकी को पकड़ने का प्रयास कर रही है हाथ से। तो ये महिला क्या कर रही है? इस मटकी को पकड़ना सीख रही है। इसलिए अपन क्या कहेंगे? सीखना ही अधिगम है। अब मान लीजिए इस महिला ने इस मटकी को क्या करा? इस महिला ने इस मटकी को क्या करा? पकड़ लिया। क्या करा भाई? पकड़ लिया। अब देखो, इसको पकड़ते ही क्या हो गई ये महिला? समायोजित। क्या हो गई? समायोजित। समायोजित का मतलब समझते हो ना आप भाई? एडजस्टमेंट। यानी इस महिला ने इस मटकी को पकड़ लिया, तो पकड़ने का मतलब क्या हो गया? समायोजित। तो अब देखिए, इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो गई दोस्तों कि अधिगम ही समायोजन है। पहली परिभाषा क्या हो गई थी कि सीखना ही अधिगम है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? अधिगम ही समायोजन है। तो दूसरी परिभाषा क्या होगी? अधिगम ही समायोजन है। समायोजन है। अब देखिए आप, ये परिभाषा भी दोस्तों किसकी है? स्किनर की है। पहली परिभाषा किसकी थी अपनी? स्किनर की, जो किसकी थी? अधिगम टॉपिक की। दूसरी परिभाषा है वो किसकी है? समायोजन टॉपिक की। तो मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि जब महिला का हाथ यहाँ पे था, महिला मटकी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तो अपन ने क्या परिभाषा बनाई थी? सीखना ही अधिगम है। फिर अपन ने दूसरी परिभाषा क्या बनाई थी? अधिगम ही समायोजन है, जब महिला ने मटकी को पकड़ लिया था। तो मेरे को इस टॉपिक के बाद में आगे जो आप प्रोसेस करोगे, उसमें आपको दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं यही जगह यही बना के आपको समझा रहा हूं। अब मान लीजिए ये एक महिला है। कौन है? महिला। अब इस महिला ने जो मटकी है दोस्तों पकड़ी, उसको किस में ले रखा? इसने हाथ में। किस में ले रखा? हाथ में। फिर देखिए, इस महिला ने, ये एक दूसरी महिला है या वही महिला है, लेकिन टाइम का फेर है। ये बात है दोस्तों 1920 की।
और ये बात है 1990 की, और ये बात आ गई अपने 2025 की। अब आप कहोगे कि ये सन का डिफरेंस क्या है। देखो, तीसरी परिभाषा याद करने के लिए आपको मैंने ये 3 पिक्चर बनाए। अब बाकी तो लगभग सारी परिभाषा इसी में हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपन ने ये 3 पिक्चर बनाए। अब देखिए, आप सबसे पहले आपको पता है कोई भी भारी चीज को किसी भी पुरुष या महिला ने पकड़ा होगा तो सबसे पहले सिर पे थोड़ी रख लिया होगा, उसको सबसे पहले किस पे लिया होगा, हाथ में। फिर किस पे रखना सीखा होगा, कंधे पे। फिर कंधे के बाद में सिर पे। तो व्यवहार का लगातार उत्तरोत्तर विकास होता ही गया। कोई भी चीज डायरेक्ट सही पॉइंट पे नहीं आती है, उसको सीखने में या विकसित होने में समय लगता है। तो तीसरी परिभाषा क्या होगी कि ये जो मटकी है ये हाथ से कहाँ आई, कंधे पे, कंधे से कहाँ आई, सर पे। तो व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान है। व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये परिभाषा किसकी हो गई, शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ नंबर 3 आपको चित्र बता ही दिया था मैंने। तो तीसरी परिभाषा क्या होगी, व्यवहार का उत्तरोत्तर, कौन सा विकास, उत्तरोत्तर विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान है। व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब देखिए, आप 3 महिलाएं बनाई थी अपन ने, जो आपको मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं। तीनों महिलाओं, पहले हाथ में था, फिर कंधे पे था, फिर सिर पे था। अब इसी परिभाषा का एक दूसरा रूप भी आता है जो मैं आपको अथवा करके लिख रहा हूं। व्यवहार का क्रमबद्ध, कैसा, क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब समझ रहे हो ना आप भाई। जो 1 स्टेप थी हाथ, दूसरी स्टेप थी कंधा, तीसरी स्टेप कौन सी थी, सिर। तो व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। तो देखिए, आप दोनों परिभाषाएं लगभग सेम ही है, बस शब्दों का डिफरेंस है। इसमें उन्होंने उत्तरोत्तर दे दिया और इसमें उन्होंने क्रमबद्ध दे दिया। अब देखिए आप, अब अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, नंबर 4। अब देखिए आप, अपन ने महिला बनाई थी, महिला के सिर पे क्या थी भाई, मटकी। इस महिला के सिर पे क्या है, मटकी। अब देखिए आप, इस मटकी को आप क्या मानोगे दोस्तों, शिक्षा। जो चौथी परिभाषा है अपनी, वो किस पे होगी, मटकी क्या है, शिक्षा। शिक्षा किसके ऊपर है, महिला के ऊपर है। तो मैं से महिला और मैं से मनोविज्ञान। अब बताइए आप, मटकी का आधार कौन है, महिला है ना फिलहाल तो, क्योंकि महिला के सिर पे है। तो शिक्षा का आधार कौन है, मनोविज्ञान। मटकी का आधार कौन है, महिला। शिक्षा का आधार कौन है, मैं से महिला और मैं से मनोविज्ञान। तो नंबर 4 डेफिनेशन है वो क्या होगी, शिक्षा का आधार, शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। ये डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, और आपको याद रखना, अभी मैं वापस से रिपीट करूंगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। तो देखिए, मटकी किस पर है, महिला पे, यानी इसको अपन क्या मान रहे हैं, शिक्षा। और शिक्षा का आधार कौन है, मनोविज्ञान। तो ये हो गई अपनी नंबर 4 परिभाषा। अब अपन आते हैं नंबर 5 पर। अब देखिए आप, नंबर 5 डेफिनेशन है, ये क्या है दोस्तों, स्टैंड। क्या चीज है, स्टैंड। और
ये कौन है? वही जो पानी लेके आ रही है ना महिला, मटकी लेके आ रही है, वो ये महिला है। अब आप बताइए मेरे को कि ये महिला पानी लेके क्यों आ रही है? भाई क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, परिंदा कैसा है? खाली है, इसलिए ये पानी लेके आ रही है। भाई आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नौकरी के लिए। तो आपको अभिप्रेरित कौन कर रहा है? नौकरी कर रही है ना भाई। तो इसको पानी लाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? परिंदा। तो यानी अभिप्रेरणा, क्या चीज? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अपन क्या कहते हैं? मोटिवेशन। यानी अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, आप याद रखना। अपन ने महिला बनाई थी पहले। अभी मैं वापस चित्र में आपको बताऊंगा कि पहले हाथ से वो मटकी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो इसका मतलब क्या था कि सीखना ही अधिगम है। जैसे ही महिला ने मटकी को पकड़ लिया, वो क्या हो गई? एडजस्टमेंट हो गई, यानी अधिगम ही समायोजन है। फिर अपनी तीसरी डेफिनेशन क्या थी कि महिला ने सबसे पहले मटकी किसमें पकड़ी होगी? हाथ में, बहुत सालों पहले। फिर कंधे पे ली होगी, फिर सर पे। तो व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास ही क्या है? शिक्षा, मनोविज्ञान है। फिर देखिए इसके बाद में एक मटकी थी महिला के सिर पे, तो उसको अपन क्या मान रहे थे? शिक्षा। और मटकी किस पे थी? महिला पे। तो शिक्षा का आधार किसको माना अपन ने? मनोविज्ञान को। अब अपनी नंबर 5 परिभाषा है, उसमें क्या है कि परिंदा खाली है, इसलिए महिला पानी लेने के लिए जा रही है। तो अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। क्या है? रास्ता है अभिप्रेरणा। कोई भी काम करोगे, आपको जब तक अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी, आप उसको नहीं कर सकते हो। यानी अपन जब अभिप्रेरणा के पाठ करेंगे, तो उसमें भूख, प्यास, सब चीजों को मोटिवेशन का आधार माना गया। तो इसी के अंतर्गत ये परिभाषा अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सर्वोत्तम का मतलब आप समझते हो, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ये डेफिनेशन हो गई है नंबर 5। और आपको इस चित्र से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ परिंदा खाली है, इसलिए ये महिला पानी लेने के लिए जा रही है। अब इसके बाद में अपन नंबर 6 डेफिनेशन लेते हैं। और नंबर जो 6 डेफिनेशन है वो क्या है? अब ये जो मटकी है, ये इस स्टैंड पर स्थापित हो गई, और इसको अपन क्या मान रहे हैं? शिक्षा, मनोविज्ञान। भाई पहले अपन ने मटकी को क्या माना था? शिक्षा। मटकी और महिला मिलके स्टैंड का रूप था शिक्षा, मनोविज्ञान, अध्यापक। आप क्या मान रहे हैं अपन इसको? अध्यापक। यानी अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला कौन है? शिक्षा, मनोविज्ञान। अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला शिक्षा, मनोविज्ञान है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की 2 परिभाषाएं हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये 6 परिभाषाएं मैंने आपको स्किनर की आपको एक ही पिक्चर में याद करा दी है, तो मेरे हिसाब से आपको ये याद हो गई होगी। और अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन में, जो है नंबर 7। ये अलग विद्वान की है दोस्तों। अब इसमें अपन किसको ले रहे हैं? गिलफोर्ड को। किसको ले रहे हैं? गिलफोर्ड। अब देखिए जो भी डेफिनेशन है ना, उसका अपन कहीं ना कहीं जिक्र किसमें कर रहे हैं? भाई उसके नाम और उसके एक्शन में। जैसे गिलफोर्ड है, अब मान लीजिए आप, ये एक महिला है और ये क्या लेके जा रही है भाई? ये महिला सेब लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है? सेब। और ये एक आदमी है, इस आदमी के हाथ में क्या है? गिलेल। क्या है? गिलेल। और ये आदमी क्या कर रहा है? इस गिलेल से इसके सेब में एक पत्थर मार रहा है।
वापस देख लीजिए एक बार, ये एक व्यक्ति है। अब ये कौन है भाई? गिलोल। अब जो गिलोल को चला रहा है वो कौन है? गिलफोर्ड। कौन है? गिलफोर्ड। गिलोल को चलाने वाला कौन है? गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड ने जैसे एक पत्थर मारा किस पे? जो महिला सेव लेके जा रही है उसकी टोकरी पे। तो आप लोगों को पता ही है कि एक सेव खराब होते ही क्या होता है? सारी सेवें खराब हो जाती है। एक सेव खराब होते ही सारी सेव क्या हो जाती है? खराब। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन क्या होगी कि एक का व्यवहार बदलते ही सबका व्यवहार बदल जाता है, तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। किस टॉपिक की है? अधिगम की। अधिगम मीन्स लर्निंग। लर्निंग की क्या डेफिनेशन है कि बिहेव में चेंज, व्यवहार से व्यवहार में बदलाव ही अधिगम है। किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आप याद रखना। गिलफोर्ड यानी जो गिलोल चला रहा है, और एक सेव में बदलाव से सारी सेव खराब हो जाती है। तो इस परिभाषा को अपन बिल्कुल टॉपिकली में यह लिख रहा हूं, व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या भाई? अधिगम है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि गिलफोर्ड से अपन ने गिलेल चलाने वाला व्यक्ति बना दिया और वो सेव के ऊपर मार रहा था और एक सेव से सारी सेव खराब हो गई। अब अपन आते हैं नंबर 8 डेफिनेशन पे, नंबर 8 डेफिनेशन पे। अब देखिए नंबर 8 पे विद्वान का नाम क्या? गाल्टन। क्या नाम है भाई? गाल्टन। विद्वान का नाम क्या है? गाल्टन। अब देखिए ये एक लड़का है। कौन है? एक लड़का। और ये कौन है? एक लड़की। अब देखिए इस लड़की के हाथ में क्या? किताबें। इस लड़की ने क्या करा? इस लड़के के गाल के एक क्या मार दिया? चाटा। क्या मारा भाई? चाटा। अब बताओ चाटा क्यों मारा? ये लड़का पूछ रहा है क्यों? लड़की ने क्या मारा? चाटा। लड़का पूछ रहा क्यों? तो लड़की, अब इस लड़की ने चाटा क्यों मारा? क्योंकि 4-5 दिन पहले इस लड़की को इस लड़के ने गाली बकी, इसलिए इस लड़की ने इससे बदला ले लिया। तो अभिप्रेरणा हमारे किसका जवाब देती है? क्यों का। किसका? अभिप्रेरणा। आप देखो ना, क्यों मारा? लड़की ने बोला कि तूने मुझे क्या बकी थी? गाली। तो आप याद रखना, गाली से क्या? गाल्टन। गाली से गाल्टन। तो गाल्टन की परिभाषा क्या? अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। क्यों मारा? क्यों? गाली बकी इसलिए। तो गाली से गाल्टन। तो अभिप्रेरणा क्यों का जवाब देती है। किसका? क्यों का जवाब देती है। ये लीजिए साहब, ये परिभाषा हो गई। अभिप्रेरणा हमारे किसका जवाब देती है? क्यों का। अब इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा, ये लड़का है, ये लड़की है। लड़की ने चाटा मारा, लड़के ने पूछा क्यों? गाली बकी इसलिए। तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। गाली से याद रखना गाल्टन। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 परिभाषा में अपन चलेंगे और उसमें अपन देखेंगे कील पैट्रिक। कील पैट्रिक, देखो ये भी बहुत बड़े विद्वान है और इनकी काफी डेफिनेशन है जो अपने बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड भी है, किशोर अवस्था से रिलेटेड भी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, वो किशोर अवस्था की बता रहा हूँ। और किशोर अवस्था के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा वो आपको पहले इस क्षेत्र से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए कील, तो सबसे पहले अपन अपनी जो पढ़ाने की विधा उसी पे चलेंगे। अपन ने कील बना दी साहब। अब है यहां अपन ने क्या बना दिया? एक किशोर बना दिया। ये लो साहब, ये किशोर हो गया।
और ये किशोर किस प्रकार से लेट रखा है? उल्टा। कैसे लेटा हुआ है? उल्टा। अब ये उल्टा है और ये वाला किशोर, फिर यही किशोर अगर ऐसे खड़ा होता तो कैसा हो जाता है? ये इसको क्या कहते हैं अपन? सीधा। भाई विलोम शब्द है ना, अपोजिट जिसको अपन बोलते हैं, उल्टे का सीधा। ये कौन सी अवस्था? सीधा। ये कौन सी अवस्था? उल्टी। तो उल्टी अवस्था को अपन क्या कहते हैं? कठिन। सीधी अवस्था को क्या कहते हैं? सरल। ठीक है। तो कील, कील से कील पेट्रिक, कील पेट्रिक ने क्या कहा था? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। कैसा काल है? जीवन का कठिन काल है। किसने कहा था भाई? अब आप जब भी आपको लिखा हुआ आएगा किशोर अवस्था कठिन काल है, आपको कील याद आ जाएगी, कील से विद्वान का नाम याद आ जाएगा, कील पेट्रिक। तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये परिभाषा तुरंत प्रभाव से याद हो गई, क्योंकि कील से कील पेट्रिक इसमें डायरेक्ट आ रहा फोकस। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, नंबर 10। अब देखिए, आप जब परिभाषाओं के ऊपर आओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे चित्रों से मैं याद कराने में आपकी मदद करूंगा। इसी में एक परिभाषा है स्पीयर में। स्पीयर, स्पीयर में अब देखिए आप, स्पीयर में जब शब्द से ही स्पष्ट हो जाएगा चित्र को। अब आप देखिए यहां पे ये एक व्यक्ति क्या कर रखा है? लेटा हुआ है। अब आपको पता ही है कि ऐसे लेट रखा है, इसका मतलब क्या है भाई? स्पीयर से क्या हो गया? स्पिरिट पिया हुआ आदमी है ये। स्पिरिट यानी शराब, स्पिरिट पिया हुआ मैन। ठीक है, स्पीयरमैन से स्पिरिट पिया हुआ मैन। अब इसके पास में क्या रखी हुई है दोस्तों? ये है इसके पास में बोतल, और ये इसका मित्र बैठा हुआ है। ठीक है, आपको बताइए जो शराबी लोग हैं वो रोड पे कहीं भी सो जाते हैं और उनके पास में न जाने कौन कौन से जीव जंतु तंतु सारे बैठ जाते हैं। तो अब ये स्पीयरमैन यानी स्पिरिट पिया हुआ मैन। अब देखिए इसके दिमाग में जो भी शराबी किस्म के व्यक्ति होते हैं या शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में तर्क वितर्क चलने लग जाते हैं जब भी वो इसका सेवन करते हैं। तो अब ये ऊपर से क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है, और बिजली चमकने के साथ में ही हल्की हल्की फुहार आ रही है। अब ये शराबी आदमी रोड पे लेटा हुआ, अब जैसे ही बिजली चमकी इसके दिमाग में क्या विचार आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? तर्क कर रहा है कि ये मेरी फोटो खींच रहा है। कौन? बिजली। बादल बरस रहा है, तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है? तर्क। तो देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि की परिभाषा दी थी। किसकी दी थी? बुद्धि कि तर्क करने की योग्यता या तार्किक चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था? पिए हुए आदमी ने। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी? तार्किक, तार्किक चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तार्किक चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। देखिए आज के समय में जितनी भी डेफिनेशंस आ रही है घूम फिरा के आती है और अलग अलग विद्वानों की आती है। जैसे अपन मानते हैं दोस्तों कि एक रिट जो अपनी थर्ड ग्रेड भर्ती होती है उसमें ऑल ओवर अगर डेफिनेशन का जिक्र करें अपन तो 66 परिभाषाएं होती है। सेकेंड ग्रेड का अपन जिक्र करें तो 73 75 के लमसम होती है। फर्स्ट ग्रेड में कुछ और सबमिट हो जाती है। बाकी ऑल ओवर अपन देखें तो लगभग अगर अपन 80 से 85 परिभाषाएं कर लें तो सारा अपना परिभाषाओं का टॉपिक मनोविज्ञान का कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा दोस्तों, परिभाषाओं को कभी भी आप लोग इस वे में मत लेना कि परिभाषाएं नॉर्मल होती है, कोई बात नहीं, एक दो नंबर कट जाते हैं। देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, अपन बोलते हैं ना कि ये इंसान कैसा है दिखने में, ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान के बारे में लोग कहते हैं ना कि यार ये धार्मिक प्रवृत्ति का है, परिभाषा उस पूरे टॉपिक को क्लियर कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको स्पेयरमैन की बुद्धि की परिभाषा बताई ना, इसका मतलब क्या, तार्किक चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो इन्होंने एक परिभाषा में पूरा बुद्धि टॉपिक बता दिया है कि जो चिंतन करते हैं अपने दिमाग में वही बुद्धि है। तो आप परिभाषाओं के टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये पूरी मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में 3-4 नंबर के। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 अब ले रहे हैं अपन डियर बॉर्न। डियर बॉर्न, आप देखिए डियर बॉर्न, डियर बॉर्न से डायरेक्ट ही अपन क्या करेंगे, एक पॉन्ड बना रहे हैं। ये हो गया एक तालाब, क्या हो गया भाई, एक तलैया या तालाब। अब ये बात कब की है भाई, 2015 की। कब की बात है ये, 2015 की। एक तालाब है और उस तालाब के पास से दो डियर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, जो दोनों क्या है, आपस में मित्र है। डियर का मतलब हिरन, दो हिरन जा रहे थे सामने। अब ये दोनों हिरन जैसे ही तालाब के पास से गुजर रहे थे, आगे इनके राजा जी खड़े थे। आपको पता ही है राजा जी कौन होता है जंगल का, क्या कहते हैं राजा जी को, शेर। और शेर ने क्या करा दोस्तों, जैसे ये दोनों फ्रेंड आगे आए, इसमें से एक फ्रेंड को उसने दबोच लिया साहब। क्या करा, दबोच के खा गया। और दूसरा जो मित्र था इसका, वो मित्र बिल्कुल ऐसे भागा, बस उसको अपनी जान बचाने की लगी हुई थी और इसको पता था कि अपने दूसरे मित्र का हाल क्या हुआ, यानी उस शेर ने इस मित्र को खा लिया। अब देखो इसकी परिभाषा जो बनेगी वो कैसे बनेगी। अब यही तालाब है सीनगम का 2025 का, यानी अभी का। अब ये जो इकलौता हिरण है ये पानी के बाहर से नहीं जाएगा, तालाब के अंदर से जा रहा है। अभी कहां से जा रहा है, क्योंकि अभी ये इकलौता ही बच्चा है इसका मित्र। भाई पहले दो दोस्त थे, अब एक ही बच्चा। ये पहले किससे आ रहे, तालाब के बाहर से। अब ये किस में से जा रहा है, तालाब से। तो बताओ ये तालाब से जा रहा है, यानी इसने क्या चीज देखी कि अपने मित्र को शेर ने खा लिया। तो इसने किससे लाभ उठाया, अनुभव से। तो डियर बॉर्न यानी अनुभव, एक ही शब्द याद रखना आपको, अनुभव, एक्सपीरियंस। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था, डियर बॉर्न ने। डियर बॉर्न भाई हिरन ने किससे लाभ उठाया था, अनुभव से। तो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था, डियर बॉर्न ने। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा था, डियर बॉर्न। ये लो साहब, आपकी नंबर 11 परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे, नंबर 12 स्टैन हॉल। विद्वान का नाम क्या है, स्टैन हॉल। आपको पता ही है, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, जिसको सबसे पहले प्रस्तुत किया और किशोरों के संदर्भ में बहुत सारी चीजें बताई, वो है स्टैन हॉल ने ही बताई थी। इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो क्या दी थी, मान लीजिए ये एक झोपड़ी है। क्या है ये, एक जंगल है और जंगल के बीच में क्या है, झोपड़ी। और यहां ये क्या लगा हुई, एक खाट। और इस खाट पे कौन सो रहा है, एक किशोर। कौन सो रहा भाई, एक किशोर। और
इस किशोर के पास में आपको पता ही है ये क्या बंदवी है, एक बकरी। आप इसकी वस्तु स्थिति से पता लगा लेंगे कि ये क्या है भाई, झोपड़ी में रह रहा है। अब इस साइड में अपन देखेंगे कुछ दूरी पे ये क्या है, एक बहुत बड़ा महलनुमा मकान है। ठीक है। अब जैसे ही ये लड़का क्या चली, आंधी। आंधी आपको पता ही है क्या करती है, पेड़ पौधे हिल जाते हैं, आदमी उड़ जाते हैं, थैलियां उड़ जाती है, कपड़े उड़ जाते हैं। तो ये व्यक्ति उड़ के किधर आ गया, सीधा महलों की तरफ आके, ये जो किशोर था वो कहां पे आ गया, महलों की तरफ। तो देखो जैसे ये गरीब घर को छोड़ के महलों की तरफ आके अंदर हॉल में गिरा, तो ईस्टर्न हॉल ने क्या परिभाषा दी, दो परिभाषाएं दी थी इन्होंने। पहली परिभाषा क्या थी, किशोरावस्था आंधी तूफान का काल है। किसका है, आंधी तूफान, आंधी तूफान का काल। आपको पता ही है कि किशोर जो एज होती है उसमें व्यक्ति सिर्फ अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता है। उसके जीवन में बहुत सारे आंतरिक और बाहरी बदलाव आते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था आंधी तूफान का काल है। और आप याद रखना, होल से क्या अपन ने होल बना दिया एक अमीर आदमी का, ये गरीब झूपड़ी से उड़कर कहाँ आ गया, अमीर के होल में। इसलिए होल ने क्या कहा था, किशोरावस्था किसका काल है, आंधी तूफान का काल है। इसी में नंबर 13 पे एक इनकी परिभाषा, जब आदमी गरीब होता है और अमीर के घर में चला जाए तो उसका नया जन्म ही मानेंगे ना भाई। जो आदमी गरीबी में जीवन बिता रहा उसको एकदम से रईसी में जीवन मिले तो वो उसका नया जन्म होता है। तो इन्होंने एक परिभाषा और दी थी उन्होंने, वो क्या दी थी कि किशोरावस्था नया जन्म है। क्या कहा था इन्होंने कि नंबर 14 किशोरावस्था, किशोरावस्था नया जन्म, नया नया जन्म। ये परिभाषाएं आपको मैंने जो बताई बिल्कुल आपको इजी वे में याद हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, इनको रेगुलर लर्न करना, आपको चित्रों से पढ़ना और समझना है। तो इसके बाद में मैं आपको एक परिभाषा बिल्कुल टॉपिकली याद कराता हूं जिसमें आपको केवल शब्द ही है दोस्तों। इसमें आप देखिए, मोक्ष, एक एक शब्द लिख रहा हूं मैं, मोक्ष, निर्वाण, बुनियादी, ठीक है। आपको पता ही है मोक्ष की प्राप्ति ही शिक्षा है। कौन से धर्म ने कहा था, जैन धर्म ने। किसने कहा था, जैन धर्म ने। फिर निर्वाण की प्राप्ति ही शिक्षा है, किसने कहा था, बौद्ध धर्म ने। ये क्या एक एक वर्ड की परिभाषा है, इनको अपन आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें केवल अपन को जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो याद रखना। मोक्ष की प्राप्ति ही शिक्षा है, किसने कहा था, जैन धर्म ने। निर्वाण की प्राप्ति ही शिक्षा है, किसने कहा था, बौद्ध धर्म ने। बुनियादी शिक्षा के उदाहरण किसने दी थी, गांधी जी ने। तो इनको अपन बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो अगर अपन जब शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ परिभाषा अगर अपन माने तो अरस्तु ने दी थी। अरस्तु ने क्या कहा था भाई, जो अरस्तु ने परिभाषा दी थी उन्होंने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये
मनोविज्ञान के संदर्भ में एक अच्छी परिभाषा मानी जाती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। फिर विवेकानंद जी ने एक मनोविज्ञान में साइकोलॉजी के संदर्भ में जो परिभाषा दी थी उसको भी अपन मतलब एग्जाम में ये रिपीट होती रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मोस्टली विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि व्यक्ति के भीतर, अब आप देखिए भीतर का मतलब क्या हो गया भाई। मान लीजिए ये एक चित्र है, ये एक बच्चा या बच्ची का चित्र। अब इसके भीतर क्या बैठा हुआ है? चोर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, साहित्यकार, कुछ भी बैठा हुआ है। तो व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित गुणों को बाहर लाना ही शिक्षा है। यानी व्यक्ति के भीतर जो भी क्वालिटी विद्यमान है उसको बाहर लाना ही शिक्षा है। ये किसने कहा था भाई? विवेकानंद जी। इस प्रकार से अपन ने 19 परिभाषाओं को क्लियर कर लिया दोस्तों। एक लास्ट परिभाषा है वो मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट मिलेंगे। अब देखिए सिगमंड फ्राइड, दोस्तों आपने इनका नाम सुना होगा। ये अचेतन मन के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड, और इनको पागलों का डॉक्टर भी कहते थे। सिगमंड फ्राइड ने जो डेफिनेशन दी है, इन्होंने क्या कहा? मानव मन पिघलते हुए हिमखंड के समान है। ठीक है, मानव मन, आपको पता ही है ये क्या चीज है? ये पहाड़ियां, और आपको पता ही है इन्हीं के ऊपर जो बर्फ होती है वो जिस प्रकार से पिघलती रहती है, उसी प्रकार सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि मानव का जो मन है, आपको पता ही है व्यक्ति के भीतर व्यवहार, मन, चेतना और आत्मा, यानी एक व्यक्ति में ये 4 पार्ट होते हैं। एक व्यक्ति में 4 पार्ट होते हैं, व्यवहार होता है, मन होता है, चेतना होती है, आत्मा होती है। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था? मानव मन पिघलते हुए हिमखंड के समान है, क्योंकि मानव का मन कैसा? स्थिर नहीं है, वो लगातार बदलता रहता है। इसीलिए क्योंकि उसमें 4 चीजें पाई जाती है। आदमी अकेला नहीं है, न केवल वो मन से चल रहा है, न आत्मा से चल रहा है, न चेतना से चल रहा है। इसलिए इन्होंने क्या कहा था? मानव मन की तुलना मानव मन पिघलते हिमखंड के समान है। किसके समान है? पिघलते हिमखंड के समान। हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा है, उसके समान, हिमखंड के समान है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप 2-3 बार इस टॉपिक को देख लें, और मेरा वादा है कि आपको ये परिभाषा आप कभी नहीं भूलोगे। आज के टॉपिक में मैं इतना ही, मेरे हिसाब से आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। फिर मिले, धन्यवाद।